ये तो भी डाउट्स ही ले रहा था। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, पक्का डाउट नहीं ना कोई और? लिखो नेक्स्ट हेडिंग, मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 ऑफिशियली लास्ट टॉपिक है, सॉरी लास्ट फॉर्म है एज पर टिपिकल एनसीईआरटी सिलेबस ना। और एक इसके अलावा फॉर्म एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, M1 के क्वेश्चंस कराते रहेंगे, क्वेश्चंस जब आएंगे तब कराऊंगा। फिलहाल आप आखिरी लिखेंगे मेथड नंबर 5, नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? यहां बोर्ड पे ध्यान दो। अगर मैं किसी लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, कितने यूनिट का? P लेंथ का, और तो और वो मेरा जो परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से मैंने ड्रॉ किया लाइन के ऊपर, वो अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और मूविंग पॉइंट तो लाइन के ऊपर है ही, तभी तो लाइन का लोकस है। तो लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है कितनी होगी? तो लाइन की इक्वेशन, रट्टा तो मार रखा होगा तुमने, बता दो। एक्स कॉस एल्फा वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। ये जयेश तो कर चुका है, नहीं पता नहीं। एक्स कॉस एल्फा वाई साइन एल्फा इक्वल टू कितना? पी। कैसे आ गया भाई ये? आओ प्रूफ कर लेते हैं फटाफट। भाई एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल 10th क्लास, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। जिस एंगल को तुमने फिक्स कर दिया उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच जाए वो कौन होता है? वो बेस होता है। बोलो कोई डाउट यहां तक? तो मुझे बताओ, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ना, मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो डिराइव हो ही जाएगी तो सामने लिख ही देंगे, है ना। इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये P है, तो क्या ये निकल सकता है क्या? हाँ निकल तो जाएगा, लेकिन पहले पहचानने दो मुझे। 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, परपेंडिकुलर तो सामने वाला है, तो ये कौन रहा होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस में कोई रिलेशन है क्या? बस बात खत्म हो गई। इसको मैं इसको ले रहा हूं A। याद है लास्ट क्लास में इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी? ये A होता है और ये, और इसका एड्रेस बता दो, A,0, और इसका एड्रेस। तो बेसिकली पार्थ अपने को A और B ढूंढना है। जब A और B ढूंढ लेंगे तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म से ही निकाल दूंगा एक तरीके से। तो फिलहाल निकाल जरा जल्दी से। क्या करेगा इस ट्राइंगल में? बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? A अपॉन, सॉरी बेस कौन था? P अपॉन A कितना? तो फिर A कितना? P बाई, ठीक है जी। इसका मतलब ये वाला पॉइंट निकल के आ गया भाई। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं A। ये आएगा P बाई कॉस एल्फा कॉमा 0। नेक्स्ट ये बताओ, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना? ये पूरा कितना रहा होगा? ये अल्फा है, तो ये वाला कितना रहा होगा? पक्का ना? 90 माइनस अल्फा। तो इस वाले ट्राइंगल में मुझे यहां तक पहुंचना है, और पता लेकिन ये है। तो दोबारा बताओ, अब 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये वाले एंगल के सामने कौन है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये फिर किसके रोल में आया? पक्का ना? तो निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हुआ इस वाले ट्राइंगल से? P अपॉन B इज इक्वल टू कॉस। तो तुम्हें पता है ये तुम क्या लिख सकते हो इसको? साइन। तो सीधे सीधे बताओ B कितना लिख सकते हो? और इसके चक्कर में ये वाला पॉइंट डिफाइन हो गया 0 कॉमा कितना? अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट A, ये P और AB आर कोलिनियर और नॉट? कोलिनियर का मतलब लाइज हो ना सेम स्ट्रेट लाइन। पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स दोबारा बताओ? A, P, B आर, और कोलिनियर है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता इनके स्लोप सेम लेने से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन ही यही है कि इट इज लोकस एज ऑफ द मूविंग पॉइंट Px, y which moves in such a way that slope at every point remain what? Constant. तो स्लोप ऑफ AP कितना होगा? स्लोप ऑफ AP किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ AB कर लो। तो सुनाओ भाई, स्लोप ऑफ AP y में से 0 गया y, और x में से ये गया x माइनस P बाई कॉस एल्फा, और P बाई साइन एल्फा में से 0 गया P बाई साइन एल्फा, अपॉन 0 में से ये गया तो माइनस P बाई कॉस एल्फा। P से P गया, AB है, AB ठीक है।
इसका एलसीएम लो, y cos अल्फा ऊपर चला गया, x cos अल्फा माइनस पी रह गया, माइनस पी से माइनस पी कट गया, cos अल्फा ऊपर पहुंच गया, अपॉन कितना रह गया माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यह आ जाएगा माइनस, सही है ना ये, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा cos अल्फा से cos अल्फा कट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा y sin अल्फा इज इक्वल टू x cos अल्फा प्लस p, इसको ले आओ इधर, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू कितना p, ये आ गई नॉर्मल फॉर्म। दोबारा से इसका सिंपल स्केच देख लो, उतनी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि डेरिवेशन कोई टीचर नहीं पूछता, आपको मेन फंडा याद होना चाहिए कि अगर हमने ओरिजिन से लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है एक परपेंडिकुलर जिसकी लेंथ कितनी है p, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो लाइन की इक्वेशन तुम्हारे सामने है, राइट। बताना इस लाइन की इक्वेशन, जरा देख के बताना, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी अगर लेंथ परपेंडिकुलर 2 है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो x cos 30, y sin 30 और p की जगह कितना 2, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2x प्लस, बिल्कुल सही बात है 1/2, और उसके बाद 2 का क्या होगा सोचो, हाँ तो आंसर बोलो कितना आएगा, √3x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। सुधरोगे नहीं तुम, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी डेरिवेशन क्लियर है, करो कॉपी फटाफट। डेरिवेशन नहीं तो कुछ नहीं, फिर मैथ्स नहीं, फिर ये हिस्ट्री है, फिर तो होता है, हुआ था, होगा, वो वाली बातें हैं। जिसको मैथ्स पढ़नी हो वो डेरिवेशन अपनी कॉपी में जरूर रिकॉर्ड किया करो, और जिसको मैथ्स रटनी हो तो वो तो फॉर्मूला किताबों में रखा ही है, उसके लिए अलग से पैसे देने की जरूरत क्या है नहीं। पहले आओ मैथ्स पॉजिटिव, फिर पैसे दो, वो भी जीएसटी के साथ दो, आप तो हटा दिया बेटा, मैं यूँ ईमानदारी से वापस कर रहा हूँ, नहीं तुम्हारे जीएसटी के साथ तुम्हारे सामने समोसे खाता बैठ के मैं, ठीक है जी। मैंने कहा चलो वापस कर देते हैं यार, बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ वाली फॉर्म मुझे संभालने दें, ये वैसे ही बवाल है। तुझे क्या लगता है मतलब पी और अल्फा में तो जैसे डेकोरेट करके दूंगा, अरे मतलब तो एक आध क्वेश्चन में दिया ना, बाकी में तो मुझे संभालने देना जरा, वो तो होमवर्क दे दिया क्वेश्चन जो तुम्हारे को बेसिक है। हाँ हाँ, मुझे तो पढ़ लें राक्षस हो, हाँ दोनों करो। इसमें एक चीज लिख लो खुशी, अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अल्फा एंगल है ना, मिनिमम वैल्यू अल्फा, अल्फा किसका एंगल है पहले सोच ले, अल्फा इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो डेरिवेशन कॉपी कर, मैं कुछ एक स्केच बनाता हूँ, उसके बाद तेरे समझ में आएगा कि मिनिमम एंगल, ऐसे नहीं समझ पाएगा ना। हाँ बोल मिनिमम कितना, नहीं ऐसे बताऊंगा फिर 0 इज द राइट आंसर, मैक्सिमम गलत है ना, गलत है वो भी, गलत है, तभी कह रहा हूँ ना जब स्केच बनाऊंगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नो कमेंट्स, बिना स्केच के मैं कमेंट ही नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे वैसे ही बाल उड़ गए, तुम 2-4 और उड़ा जाओगे आज की क्लास में मेरे, ठीक है जी। इतने आर्गुमेंट करने का तो एक स्केच बना दो, बात खत्म। आप एक डेरिवेशन कॉपी कर लें, बिकॉज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी कीमती है, कीमती जरूर है, लेकिन मार्केट में बेचने की कोशिश ना करें, बिकेगी नहीं, समझ लें अच्छे से, काम आएगी लाइफ में। इज द राइट आंसर, मैक्सिमम एंगल 360। भरे तो हैं इस क्लास में डायमंड, ऐसी बात तो नहीं है, सोच तो लेते हैं। अबे चल तुक्का चाहे कैसे भी है ना, आंसर तो आंसर है ना, इतने तुक्कों में से एक आंसर।
स्केच के बिना समझ नहीं आएगा। तुम कॉपी करोगे जगह बचेगी, मैं इसके बाहर लिख नहीं सकता बेटा, रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड इतनी जगह ही होती है बस, इसलिए चुपचाप खड़ा हूं। तुम डेरिवेशन कॉपी करोगे तो मैं कुछ बनाऊंगा। अच्छा एक काम कर खुशी, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर जरा, पैरेलल टू वाई एक्सिस और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। नया स्केच बना, नया स्केच, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बना और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, तो तुझे समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो पी कहां है ये ढूंढ, पी किसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। हाँ तो गलत शेड कर रही है ना, पी कहां चला गया तेरा, ये देख, हाँ आप समझ में आया, बात तो पिट जाए बता रहा हूं मैं बोला नहीं कुछ, मैं तो बेटे कुछ बच्चों का नेचर होता है जब तक कन्विंस नहीं होते ना तब तक वो पॉइंट डिस्कस करते हैं ना, उनसे जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। टीचर और तेरे फर्क है, तू कभी टीचर नहीं बन पाएगा, तू एक आके छांटा मारते तो समझ नहीं आ रही, ठीक है जी, ऐसे नहीं होता बेटे, आराम से ना, जब तक कन्विंस नहीं होते तब तक नहीं बात समझ में आती, और करना भी नहीं चाहिए। देखो ये लाइन है भाई, ये वाली लाइन किसके पैरेलल आ गई है, एक्स एक्सिस के। अब अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कहां जाएगा, लाइन के ऊपर, तो यही तो परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है, 0, देखने वाले को 0 नजर आ रहा है, लेकिन अगर घूम के आऊंगा तो बताओ अल्फा क्या होगा, मिनिमम 0 और मैक्सिमम, और 360 इंक्लूड नहीं होगा, बताओ क्यों, अरे एक ही लाइन के एक ही जगह के दो नाम थोड़ा लिखे जाते हैं, 0 भी तो वही है, 0 भी तो वही है, 360 भी तो वही है, यहां तो 0 ले लो 360 छोड़ दो, या 360 ले लो 0 छोड़ दो, लेकिन इसके बीच में लाइन घूम सकती है। अभी इधर ध्यान दो, अगर लाइन ऐसी बनी होती तो एंगल क्या होता, अगर लाइन ऐसी होती तो एंगल पक्की बात है 0 से बड़ा होता, लेकिन 90 से, लाइन ऐसी होती तो एंगल ये होता ना अल्फा, ये 90 से बड़ा हो गया, 180 छोटा हो गया, लाइन ऐसी बनी तो परपेंडिकुलर ये ड्रॉ हुआ तो ये अल्फा होगा, और लाइन ऐसी बनी तो ओरिजिन से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर ये होगा, और एंगल तो बोलो मिनिमम एंगल कितना है अल्फा का, 0, और मैक्सिमम 360 से कम, थोड़ा सा कम ना, 360 नहीं होगा ना, ठीक है जी, फिर ठीक है, टेंडिंग टू 360 कह सकते हैं, मैक्सिमम एंगल कितना होगा, टेंडिंग टू 360 की तरफ जाता हुआ, 360 नहीं होगा, 360 की तरफ जाता हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, कर लो हो गया, एक स्केच ने क्लियर कर दिया फंडा सारा, मतलब ये मेरे स्केच बनाने था मुझे ना, जो दिखता है वही बिकता है, ये बात सही है, ठीक है नहीं, तो अमेज़न वालों ने वेबसाइट पे दिखा के पता नहीं क्या क्या बेच दिया, फोटोएं दिखा के ना, अब आने वाले टाइम में अमेज़न पे ऐसे लेक्चर बिका करेंगे, स्ट्रीट लाइन का लेक्चर ले लो इतने रुपए में, तभी तो तुमको मैं पेन ड्राइव में नहीं दे रहा हूँ इसके लेक्चर्स को, पता लगा तुमने अमेज़न वालों को बेच दिए, कि नया कॉन्सेप्ट है भी शुरू करो, ओके पढ़ के देख जरा तो समझ कितना आता है, कोशिश, हाँ फर्क है ना दोनों में। मिटा रहा हूं भाई इसको, चलो भाई उठा लो फटाफट क्वेश्चन ना, खत्म करें, फॉर्म को ही खत्म करें आज, 19 का ये पार्ट। भाई ऐसे कितने बच्चे जिन्हें असाइनमेंट नहीं मिला, अच्छा है, ये लो, और कौन है भाई, ये दे ले लो, मिल गया सबको असाइनमेंट, अभी कोई रह तो नहीं गया, पेज नंबर ओपन करो 7 जल्दी से, पेज नंबर 7 एंड लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन और इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज 3√2, यानी P दे दिया,
and perpendicular line makes an angle 75 degree with positive direction of x axis. ये है भाई स्केच, ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर 3√2 का है और ये 75 डिग्री बनाता है. आपसे क्वेश्चन पूछा है इसकी इक्वेशन. तो लेट्स स्टार्ट. लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x cos 75 प्लस y sin cos sin 75 हो गया इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी है? 3√2. अभी x cos 75 होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 और y sin 75 होता है cos 15 यानी कि √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 इक्वल टू 3√2. भाई मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि cos 75, cos sin 75, cos 15, 715 याद रखने पड़ेंगे. जिनकी ट्यूबलाइट नहीं जली वो ऐसे निकाल सकते हैं. cos 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30 और इसके बाद इसके अंदर फॉर्मूला लगा लें cos a प्लस b का. और ऐसी sin 75 को लिख लें sin 45 प्लस 30 तो अपने आप काम बन जाएगा. चलिए आप आगे बढ़ते हैं. √3 माइनस 1 x √3 प्लस 1 y और 2√2 उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. करके देखो, बताओ कितना आंसर आया. कितना आएगा भी बोलो. 2 3 2 6 तो -12 हो गया इक्वल टू 0. नोट करो आंसर को. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है क्या? फिर सेम है तो छोड़ देना. अच्छा सेम नहीं है, गड़बड़ है भाई. उसमें y एक्सेस के साथ एंगल दे रहा है. इंपॉर्टेंट मार्क करो बी पार्ट को. उसमें एंगल जहां होना चाहिए वहां नहीं है. तुमको थोड़ा ढूंढ ढांड के लाना पड़ेगा एंगल को. देखते हैं. नाइनटीन्थ क्वेश्चन बी पार्ट. ठीक है भाई, बी पार्ट देखो. नाइनटीन्थ क्वेश्चन बी पार्ट पढ़ो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 7 and the perpendicular makes an angle 150 degree with positive y axis. जो परपेंडिकुलर है वो 150 डिग्री का एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव y एक्सिस. ओके, पॉजिटिव y एक्सिस. लाइन ऐसे बनेगी भाई,
ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ मेरे परपेंडिकुलर ने, ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन जिसकी लेंथ p यानी कि 7 यूनिट है, ये 150 डिग्री है भाई। लेकिन तुम्हें लगता नहीं कि भाई अपना जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से देना चाहिए? तो एंगल एक्चुअली ये होगा 90, जोड़ दो, असली एंगल क्या होगा, ये रहा होगा। तो एल्फा बताओ कितना, 90 प्लस 150 बताओ कितना, 240। लाइन की इक्वेशन बताओ, x cos एल्फा यानी कि cos 240 प्लस y sin 240 इक्वल्स टू p कितना है 7, x cos 240, हाँ जी थोड़ा ओरल बोलो, 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव 60 रह गया, cos 60 माइनस हाफ, और sin 60 होता है √3/2, वो भी माइनस में ही आएगा, इक्वल टू 7। आंसर बोलो, आंसर लिख सकते हैं हम माइनस एक्स माइनस वाई, इनफैक्ट माइनस √3y और 7 2 14, इन सबको उठा के उधर ले जाओ, x प्लस √3y प्लस 14 इक्वल टू 0। चेक करो अपना आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स खत्म हो गई आपकी, एक फॉर्म रहेगी बस तुम्हारी, सिर्फ एक, दैट्स कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म, उसको डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। हाँ भाई, तो अपनी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लोकस है स्ट्रेट लाइन, और उसमें हमने समझाया था कि जो लोकस है वो स्ट्रेट लाइन का जो लोकस है वो 6 तरीके से निकाला जा सकता है। कितने? उनमें से पहला तरीका था, रिवाइज करो, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म। दूसरा तरीका क्या था? वेरी गुड, 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरा तरीका क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें दो थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू एम ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस डी। फिर हमने पढ़ाया आपको चौथा मेथड, इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। पांचवा तरीका नॉर्मल फॉर्म, और छठा तरीका डिस्टेंस फॉर्म, वो हम करेंगे M1 के अंदर जब सवाल आएंगे, अभी वो कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ नहीं है उसका, ठीक है जी, करेंगे लेकिन जरूर, चिंता नहीं करो। स्टार्ट करें आगे, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म। अब स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू, इसकी रिडक्शन पढ़ानी है मुझे 3 में। पहला रिडक्शन होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, दूसरा रिडक्शन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, और तीसरा रिडक्शन होता है नॉर्मल फॉर्म में, x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इक्वल टू p। रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू दिस, करो कॉपी फटाफट, और फिर 1 बाय 1 उठाते हैं। ये डायग्राम बनाना है, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म यानी ये इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म, यानी अब उल्टा करेंगे। याद है थोड़ी देर पहले ऐसा कर रहे थे, जब हमें ये मिलता है तो हम उसको ऐसा लिखते हैं, ये मिलता है तो उसको हम ऐसा लिखते हैं उल्टा एलसीएम लेके, ये मिलता है तो उसको हम सेटल करके ये लिखते हैं। आज उल्टा है, आज यहां से वहां लिखना है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू, ये तुम्हारे सामने ना, इनमें से बहुत कुछ हो जाएगा, 2 घंटे क्लास है ना, 2 क्या 9:15 तक है ना, बहुत कुछ है, चिंता नहीं करो। करें शुरू। ठीक है जी, केस 1, केस 1 भाई, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसको इसमें कैसे लाएं? सॉल्यूशन देखो, अरे y का कोफिशिएंट बताओ, क्या लिख के बैठे हो तुम? नहीं, इधर बात खत्म, इतनी सी बात हमने आपको समझा दी, यही काम तुम भी कर लो। माइनस ए एक्स माइनस सी और बी से डिवाइड कर दो सारी इक्वेशन को पकड़ के, तो देखो ध्यान से, इसकी शक्ल बनने की वैसी सी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m किसके इक्वल आएगा? माइनस ए बाई बी, जो कि सच है, सब जानते हैं। अरे y का अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप कितना होता है? माइनस, और c कितना आएगा? c, ये वाला c कितना आएगा?
यानी इसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसका, वाई इंटरसेप्ट। करो कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद एक ही क्वेश्चन करना है हर एक फॉर्म के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर लो। ये 1 नंबर में आता है कॉन्सेप्ट। दे देगा जनरल फॉर्म, दे देगा, बोले इसमें रिड्यूस करो, लिख के देगा बकायदा कि इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो ना। ये 1 नंबर में आता है। सर वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें सी और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें सी अलग अलग कर दो, तो इसको कैपिटल में ले ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। तेरे सिंबल क्लैश हैं तो कैपिटल में ले ले, उससे कोई मतलब नहीं है। आने वाले टाइम में हम कैपिटल में ले लेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं इक्वेशन ही दे रहा हूं तो सी का चक्कर ही खत्म हो गया। यहां तो सी मैंने इक्वेशन नहीं दी तो दिख रहा है। बता दो इसको। नहीं, ये कह रहा है कि ये वाला सी और ये वाला सी सेम सेम हो गया आपका। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि हम इसको कैपिटल ले लेते हैं लाइन की इक्वेशन को। तो ये कैपिटल होता, ये कैपिटल होता, और ये कैपिटल होता, ये कैपिटल होता, और ये कैपिटल होता। तो बात खत्म। जब हम इसको कंपेयर करते तो ये क्या निकल के आता, -a/b, और ये निकल के आता कैपिटल C/ कैपिटल B। अब सिंबल क्लैश खत्म, ठीक है। चल शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे आएगा भाई पेपर के अंदर। वो बोल देगा भाई रिड्यूस करो 3x + 3y = 5 को रिड्यूस करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट में y का कोफिशिएंट क्या होता है। अबे पूरा रट्टा नहीं मारते, y का कोफिशिएंट कितना होता है, 1 बना लो, जब बन जाएगा तो आ जाएगी। तो 3y = -3x + 5, 3 से डिवाइड किया, -x + 5/3। इसको कंपेयर करो किससे, y = दैट्स इट, ये आंसर आ गया। अच्छा अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। हेंस फाइंड क्या बोला है, हाँ तो स्लोप बताओ। स्लोप कौन होता है, x का कोफिशिएंट, तो m हो गया -1 और y इंटरसेप्ट क्या हो गया 5/3। हाउ इजी, इतनी सी बात की 1 नंबर दे रहा है वो। नेक्स्ट करो कॉपी इसको फटाफट। अब हम रिडक्शन करेंगे केस 2 का, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में। अभी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है वो देखना पड़ेगा। x/a + y/b = 1। कैन वी स्टार्ट, या बोर्ड पे ध्यान दें। इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है ना, इसमें क्या है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं भाई। वो जो कांस्टेंट पार्ट है ना वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो मुझसे ले लो कांस्टेंट पार्ट 1 तुम। ax + by = -c और डिवाइड बाई किससे कर लो, -c से, हो गया 1। बात बनी नहीं, फिर भी नहीं बनी भाई। x का कोफिशिएंट a है या 1/a है, हाँ तो ये तो 1/a जैसे कुछ नजर नहीं आ रहा। इस a को रिक्वेस्ट करो, नीचे आ जाएगा यार, क्या दिक्कत है। अब हो गया 1/something, बात खत्म। और ये y/ कितना हो गया, क्या ये इससे कंपेरेबल है, ध्यान से देखो, क्या ये इससे कंपेरेबल है। इफ यस, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव इंटरसेप्ट फॉर्म। और अगर तुमसे पूछे x इंटरसेप्ट निकालो, ये से नहीं, 1 x इंटरसेप्ट कौन होता है, a होता है बेटा, a नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, ये -c/a। और y इंटरसेप्ट निकालो, दैट इज b, तो b कितना आएगा, -c/b। एक क्वेश्चन के थ्रू, रुको इकट्ठे कॉपी कर लेना।
एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। सर अगर इसमें स्लोप निकालने होगा इस अबे गुरु इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप कहां होता है? तो पूछेगा ही क्यों? मुझे लग रहा है पेपर तो अपना वाला खुद ही बनाने वाला। तुम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ध्यान से देखो। बेटे सेकंड करना है ना बेटे, सेकंड क्या कर रही है तू? इसकी पार्टी को ज्वाइन मत कर दो। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड इंटरसेप्ट। कैसे निकालूं? पहले तो एक काम करो शराफत से, तुम इक्वल टू 60 ले जाओ, 1 बनाओ या 1 डिवाइड बाई 60 कर दो, 1 अपने आप बन जाएगा। तो ये x बाई 5 हो जाएगा और ये y बाई कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 1। क्या ये इससे कंपेरेबल है? ऑफकोर्स ये इससे कंपेरेबल है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5 और b की वैल्यू, रुको कॉपी नहीं करना, इसका b पार्ट बताओ जरा एक बार दोबारा, क्या है? पढ़ना जल्दी से b पार्ट। 15x माइनस 18y इक्वल टू, ठीक है तो 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है भाई, +1 था तो 15x माइनस 18y इक्वल टू -1। अरे तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो -15x प्लस 18y इक्वल टू 1। यार फिर भी बात बनी नहीं, शक्ल वैसी नहीं आई जैसी आनी चाहिए थी। x का कोफिशिएंट 1 बाई समथिंग होता है ना, तो इसको अपने अगले स्टेप में ये लिख दो और इसको ये लिख दो, तो अब आ गई। तो इसमें a कितना आएगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई -1/15 और b की वैल्यू आ गई 1/18। कर लो कॉपी। रिडक्शन समझ में आ गया भाई? आखिरी रिडक्शन नॉर्मल फॉर्म। आज हम पहुंच जाएंगे बेटा फैमिली ऑफ लाइंस तक ना। फैमिली ऑफ लाइंस कब तक कर लेंगे, फिर आखिरी क्लास रहेगी शिफ्टिंग द ओरिजिन वाली, और उसके बाद फिर लो बैक टू बैक चौके छक्के। और क्या है, फिर तो कुछ पढ़ाना थोड़ी ना है, फिर तो जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना है और अच्छे लेवल अप्लाई करेंगे। 9:15 तक 3 घंटे क्लास क्यों? इस वीक में होनी है ना, फ्राइडे वाली क्लास होगी। अपने फायदा देखते हैं, पता है 10.1 का टेस्ट है तो बच्चों पास हो जाए उसके अंदर, तो कह टेस्ट मत कैंसिल करो। अभी होता है ना 10.3 10.4 तक आके। देखिए डिसीजन हमारे पर छोड़ दे, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो फ्राइडे या तो क्लास के पहले या क्लास के बाद, चलो ठीक है आज से मैं क्लास के टाइम को नॉर्मल कर देता हूँ, कल नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट मंडे होगी 3 घंटे क्लास। अब यार पढ़ा देना है भाई, समझाए। देख प्यारे बच्चे, सबसे पेनफुल चीज़ होती है कि कोई चीज़ हमारे पेपर में आ रही हो और वो हमारी कवर ना हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए तुमने मुझे ज्वाइन किया और ये फिर वहीं घूम फिर के आती रहना, तो मेरे लिए भी थोड़ी दिक्कत है। तेरे को अभी तक आदत नहीं पड़ी है? अभी तक रोती रहती है। सुबह 8 से 10 पढ़ाया मैंने, 10 से 11:30 पढ़ाया, 11:30 से 2 पढ़ाया, उसके बाद 4 से 6 पढ़ाया, 6:15 से तुम्हारे साथ हूँ। तो 17 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? जबकि तुम आराम से कंफर्टेबल बैठ के क्लास अटेंड करते हो, टांगे भी दर्द हो रही हैं, मन कर रहा है कि अभी जाऊं नीचे और वहां से घर चला जाऊं बिना बताए, और तुम बैठे रहोगे ऐसे। अरे मैं कुछ नहीं सुन रहा भाई किसी की ना। क्लास एज यूजुअल है, फ्राइडे टेस्ट होगा, उसकी क्लास 2 घंटे की होगी और उसके बाद मंडे वाली क्लास फिर 3 घंटे की होगी, बस वो लास्ट क्लास होगी, उसके बाद नहीं पंगे लूंगा किसी। एक बार स्ट्रेट लाइन खिंच जाए ना भाई, मैं कोनिक सेक्शन तक आ जाऊं तो फिर मजा आ जाए। एमबीएन का बहुत जल्दी कोनिक सेक्शन आ जाएगा, आएगा ना पेपर में? कब आया पेपर द्वारा कोनिक सेक्शन वाला? हाँ, तब तक मुझे कोनिक निपटाना है। और कोनिक कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी वैसे छोटा नहीं है, बट कोनिक थोड़ा अलग ही चीज है, दुनिया ही अलग है। उसमें तो 4 शेप होते हैं।
हाँ, उसमें थोड़ा लोगों को ना हार्ट अटैक भी आता है। वो तो मामूली चीज़ है, शुरुआत तो उसके आगे होती है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला से। मिटा दो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन थे। सर्कल, तो मामूली बात है। एक क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई नॉर्मल फॉर्म बड़ी स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल। कहते हैं अगर रिडक्शन पूछना है और रिडक्शन में बच्चे के नंबर नहीं देने हैं तो नॉर्मल फॉर्म पूछो। बच्चा नंबर लेता ही नहीं उसके अंदर, गलती कर लेता है, हरकतें हो जाती हैं, और बेचारे को घर तक जाते टाइम नहीं पता होता कि हरकतें हो गई हैं मुझसे। शीट में कॉन्फिडेंस होता है, वो ऐसे ही लोगों चमकाता हो जा रहा था, मेरा पेपर हो गया पूरा, मेरा पेपर हो गया। ठीक है जी, यहाँ ध्यान दो। तो पता है नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? पहले जनरल फॉर्म सुनाओ क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इक्वल टू p। तो पता है x के साथ तुम्हें पहली बात तो सुनो, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट, तो ये काम तो मैं भी कर लेता हूं। डन, छोड़ दो बेटा, ये खतरनाक चीज है। नहीं मैं स्टेप्स लिखवा देता हूं, रट्टा मार लो, मस्त हो जाएगा आंसर, लेकिन जिंदगी समझ नहीं आएगा स्टेप्स कहां से आए। ये आ गया जी। सबसे पहले तो ये आ गया वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। अच्छा एक बात बताओ, x के साथ कौन दिख रहा है तुमको यहां? तो x के साथ a, तो क्या a cos हो गया? कैसा मजाक करते हो यार, cos एक रेशियो है बेस अपॉन, मान भी लिया कि ये बेस है, मान भी लिया कि, तो हाइपोटेनस तो गायब है, चल रही है। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसका एंगल रखते हैं किसको? ये कौन है ये? चलो अल्फा रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहां a किसके रोल में रहे? बेस के रोल में रहे, a बेस के रोल में। अच्छा साइन के साथ y के साथ कौन होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेचारे इसकी भी गैप चल रही है, इसकी भी गैप चल रही है, लेकिन चलो y में b को किसके रोल में रखने की कोशिश करते हैं? तो बेटा जिसको बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, और वो हाइपोटेनस नहीं जानता है, ये तो मजाक है। बताओ हाइपोटेनस कितना आएगा? वेरी गुड, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भैया जब तुम्हें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो ये कौन है? अब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में से cos अल्फा कैसे निकलेगा? जल्दी जल्दी बता दो। a अपॉन, अच्छा जी, और साइन अल्फा कैसे निकलेगा? b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्यारे बच्चे मैं दोबारा पूछ रहा हूं, x के साथ कौन है? cos। मेरे पास x के साथ कौन है? a। मैं a को ऐसा क्या कर दूं कि वो cos अल्फा की तरफ चला जाए? मैं बताता हूं। a तो है ना, डिवाइड कर लो आप रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, लेकिन दुनिया डिवाइड करती है प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। इसकी वजह मैं बताऊंगा अभी ना। तो प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x। अब ये आ गया तुम्हारा cos अल्फा। चिंता नहीं करो, यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, दोनों कभी इकट्ठे, वो मैं बताता हूं कब प्लस चूज करना है और कब, वो मैं बताता हूं ना। आप पहले आगे बढ़ो। तो प्लस माइनस कितना? y, नहीं y नहीं था, कौन था? b अपॉन कितना? रूट ऑफ, सही है, साथ में कौन? y, और प्लस माइनस। एक बात बताओ, इसको किसके रोल में जाना है? ये तो cos अल्फा के रोल में आने वाला है। cos अल्फा प्लस भी होता है और माइनस भी। कैसे? पहले क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? सेकंड में cos, थर्ड में, और ये तो cos तो पहले से बेशर्म है, उससे क्या फर्क पड़ता है क्या प्लस और क्या माइनस ना। लेकिन एक बात बताओ, ये वाला पार्ट किससे कंपेयर होने वाला है? P कौन है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। अच्छा मतलब मैं तुम्हें ऐसा कहना शुरू करूं कि मेरे पास परपेंडिकुलर की लेंथ -5 मीटर है, लेंथ कभी नेगेटिव? अब समझ में आया ये प्लस माइनस साइन किसके चक्कर में अटका हुआ है? अगर ये सच में माइनस है तो मैं अपनी जेब से क्या दूंगा? तो यहां भी माइनस सेलेक्ट होगा, यहां भी माइनस सेलेक्ट होगा। और अगर ये प्लस में आया हुआ है, अगर ये चीज प्लस में आई हुई है, तो मैं चाहूंगा ही नहीं प्लस में रहे ना, तो मैं माइनस साइन जेब से नहीं दूंगा, तो मैं क्या दूंगा? प्लस दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहां भी प्लस सॉफ्ट होगा और यहां भी, तो ये मेरे हाथ में नहीं ना। ये क्वेश्चन जब मेरे सामने आएगा तब बता पाऊंगा क्या लेना है। ठीक है जी, करो, नोट करो। ये नॉर्मल फॉर्म है। ये कौन है?
यानी इसका कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? एक्स कॉस एल्फा वाई साइन एल्फा इक्वल टू किससे, है ना? बच्चे को बोले नॉर्मल फॉर्म को, तो सर दिख तो नहीं रही है नहीं, तो उसको दिखाओ कि a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सच में कॉस है, नहीं है क्या? है ना? तो अब दिखेगी नॉर्मल फॉर्म। बस रिडक्शन पूछ लो तो नॉर्मल फॉर्म की पूछो, पक्का जाएगा बच्चा, क्योंकि इतनी डिटेल नहीं पता होती। हो गया कॉपी? जिसका कॉपी हो जाए एक तो फोर्थ क्वेश्चन का, ओहो मैं एक्सरसाइज ही कुछ और देख रहा था। एक तो वो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट करे और एक डी करे, बाकी होमवर्क हो जाएंगे, बाकी सारी एक्सरसाइज होमवर्क है। आसान है, अब कुछ नहीं बचा ना, रिडक्शन ही तो मेन चीज है। तो पॉजिटिव है तो हम प्लस से डिवाइड करेंगे ना, फिर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमारा सी नेगेटिव आ रहा है तो माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करते हैं बात ना अभी। एक बात याद रखना, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? अल्फा चारों में से कहीं भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, 0 से लेकर 360 का वेरिएशन है इसका। बेटा आप मिसलीड कर रहे हो क्वेश्चन को, आप थोड़ा सोचो, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। जब कॉस पॉजिटिव है उसी टाइम पे साइन, ऐसा सोच, मतलब ऐसा नहीं, तेरा दोनों पॉजिटिव आए क्या? हाँ तो फिर तो अल्फा तुम्हारा मैच करेगा। गलत है, मैं कर रहा हूं, मेरे को करने के बाद ही समझ में आएगा क्या है। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, हाँ भाई एक्स प्लस रूट 3 वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ भाई स्टेप नंबर 1 पार्थ, वेरिएबल सेपरेट करो। स्टेप नंबर 2 ए और बी रिकॉग्नाइज करो, ए 1 है बी रूट 3 है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल कितना? तो 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 ऑन डिवाइडिंग। अच्छा 4 का साइन क्या है? पॉजिटिव है ना, तो मुझे जेब से कुछ खर्चा नहीं करना, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ऑन डिवाइडिंग बाई 2 तो आएगा 1/2x रूट 3/2y और इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड किया 2। सही है, ये कंपेयर हो गया तुम्हारा किससे? सही आंसर है तुम। तो p की वैल्यू 2 हो गई और cos एल्फा हाफ हो गया, एट द सेम टाइम sin एल्फा। सुनो पहले डिसाइड ये करते हैं कि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट से आएगा। भाई ऐसा कोई क्वाड्रेंट सोचो जहां cos भी पॉजिटिव हो और sin भी पॉजिटिव हो। जवाब आया अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अल्फा बोलो जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। 60 डिग्री π/3, पीछे टिक करो आंसर। अगर मैं इसको -2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये लेंथ नेगेटिव नहीं हो जाएगी? नहीं, आपने जो अभी लिखा था वो उसमें -c/√a² था, ब्रैकेट फिर प्लस माइनस। वो तो कन्वेंशन आ रहा था ना, पर मैं तो उसके मतलब समझाने तो यही था ना कि जब ये वाला साइन नेगेटिव होगा
यही तो समझाया था, जब ये वाला साइन खुद नेगेटिव होगा तो हम अपनी जेब से नेगेटिव देंगे, और जब ये वाला साइन पॉजिटिव होगा तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, ये आंसर सही है। पीछे आंसर ठीक कर लेना भाई, इसका प्लीज इसका आंसर करेक्ट कर लेना। और देखो अपने आंसर्स ढंग से करेक्ट करते रहो, और होमवर्क जो बच्चा ढंग से रेगुलर कॉपी करता है, जिसने कॉपी बना रखी है होमवर्क की और रेगुलर क्वेश्चन करता है एक एक, ऐसा कोई बच्चा हो तो प्लीज़ भाई मुझसे ज़रूर मिलो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक बुक लिखने जा रहा हूँ। आई हैव स्टार्टेड, एक किताब लिखनी शुरू कर दी है मैंने, और विद इन 6 और 7 मंथ एक बाई मेरे नाम से भी एक किताब मार्केट में आने वाली है। उस बिल्कुल मैं इसकी संस्कृति नहीं लिखूंगा, ठीक है जी। तो आने वाले टाइम में तुम ऐसा कह सकते हो कि हम एक राइटर से पढ़े, ठीक है नहीं। अब क्योंकि मैं आर.डी. शर्मा से तंग हो चुका हूँ, अब आर.डी. शर्मा को जवाब देने का टाइम आ गया है कि भाई किताब ऐसी मार्केट में लिखी जाए जो कम से कम एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, एक आर.डी. शर्मा मैक्सिमम है, अच्छी बात है, मैक्सिमम से ऊपर जाओ, लेकिन एक तरीका होता है जाने का, वो तरीका वहाँ आर.डी. शर्मा मिसिंग है। तो वो तरीके को हम ठीक करके कोशिश करेंगे लॉन्च करने की बुक को। तो इसलिए भाई कोई बच्चा ऐसा जो एक एक क्वेश्चन करता हो, वो प्लीज़ अपनी कॉपीज मुझे हैंड ओवर करे, वो सोल्यूशन मुझे टाइपिंग के लिए भेजने हैं, ठीक है जी। करते हो आप एक एक क्वेश्चन? हाँ कोई नहीं, प्रूफ रीड तो मैं करूँगा, चिंता नहीं करो। और आखिरी में इसकी किताब के फर्स्ट पेज पे लिखेंगे थैंक्स टू, स्पेशल थैंक्स लिखते हैं ना वो पहला पेज, हाँ वो स्पेशल थैंक्स के नाम से एक पेज लिख देंगे। तो आप मेरी हेल्प करें, रिवॉर्ड आएगा ना आपका, चिंता नहीं करो। रॉयल्टी भी कर लेंगे कुछ शेयर, किताब जब जितनी बिकती है उतनी रॉयल्टी आती है ना। पब्लिशर मिल गया तभी तो किताब लिखनी शुरू की, नलायक, और क्या मैं छापूंगा इसको। यही होगी जो तुम्हें पढ़ाता हूं, और मैं मेहनत तो करने वाला नहीं इस टाइम। जैसे क्लास में मारते हैं। यस सर, बुक पढ़ने का मजा आता है। अच्छा, जैसे वो डू यू नो में सर साइड में बॉक्स बना के डू यू नो जोक। सुन ऐसा ना हो जाए पता लगा मेरी किताब से चुटकुलों की वजह से बिक रही है। यार आंदा भाई, ए कितना है? √3 और बी है 1, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ऑन डिवाइडिंग। हाँ भाई इसका साइन, संस्कार इसका साइन नेगेटिव है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या करूं? -2 से डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग बाई -2, ये आ गया -√3/2x -1/2y। अबे दैट्स इट। ये कंपेयर कर लो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। जहां तक बात रिडक्शन की है तो रिडक्शन हो चुकी। अब वो पूछ रहा है वो कि cos अल्फा -√3/2 sin अल्फा -½ और p की वैल्यू 1। ये बताओ अल्फा किसके इक्वल? अरे एक मिनट, एक ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढो जहां cos नेगेटिव हो sin नेगेटिव हो, तो अल्फा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है कि रास्ता फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई। इसका मतलब अपने को कभी भी इसको लेके इमोशनल नहीं होना चाहिए। एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोचना है। साइन कभी सुना है तुमने? हाफ, हाँ सुना है, 60 डिग्री पे या 30 डिग्री पे। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ क्या होगा? पाई माइनस पाई बाई 6। अगर यहाँ पाई बाई 6 है तो यहाँ पाई माइनस पाई बाई 6, यहाँ पाई प्लस, और यहाँ आया होगा 2 पाई माइनस। तुम्हें जाना कौन से क्वाड्रेंट, तुम क्लियर क्यों नहीं करते? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बोलो क्या दिख रहा है? तो अल्फा दिख रहा है पाई प्लस पाई बाई 6। बोलो कितना? 7 पाई बाई 6 का डिग्री में मतलब होता है 210 डिग्री। चेक कर लो पीछे आंसर, यहाँ तो ये दिया होगा, यहाँ ये दिया होगा, और P तो दिख ही रहा है, P1 है। अब ये आंसर देखो पीछे क्या, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? रिडक्शन ओवर, नीचे आ जाओ। वो हो सकता है ना दिया हो। फोर्थ का आंसर प्रूव दैट तो नहीं लिखा हुआ? मैं समझा नहीं क्या कह रहे बेटा तू।
हेंस डिटरमाइन विच लाइन इज नियरर टू द ओरिजिन, तो जिसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर छोटी आएगी। अच्छा आंसर नहीं है, अब इसके लिए तो बेटा सॉल्व ही करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरियस डिस्टेंसेस इन अ प्लेन। मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आपस में निपटा लो। सर ने होमवर्क बोला है। सर वेरियस डिस्टेंसेस इन अ प्लेन। होमवर्क बोला है। वेरियस डिस्टेंसेस इन अ प्लेन, सब होमवर्क ना। अब मेरा पढ़ने लायक कुछ बच्चा नहीं हुआ, मैं तो अब डाउट सुनूंगा, चाहे तुम सारे पूछ लो, फिर मैं डाउट बताता चला जाऊंगा। सेम डे कभी सारे क्वेश्चन नहीं कराने चाहिए, इट्स नॉट मैथ्स है, स्पून फिटिंग नहीं करनी चाहिए। एक बार कोशिश तो करो, जाके कॉन्सेप्ट से भिड़ो तो सही, जाके 10 के 10 डाउट ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर किए जाएंगे सॉल्व। अब ये पलक ने इतना गंदा डाउट पूछा, इस बात की इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चलो नहीं दे रहे, छोड़ो। हमने सॉल्व किया ना किस तरीके से रोते पीटते हैं। ऐसी गंदी कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से नहीं कर सकती, नहीं तो कैलकुलेटर से नहीं कर सकती, तो हमसे डाउट पूछते ला के उल्टे सीधे। सर आपको पनिशमेंट देनी चाहिए। अच्छा मुझे देनी चाहिए, मैं बताता हूँ तुझे। मैं बेटा इस बार पेपर लूंगा, बताता हूँ तेरे को। नहीं सर मैं मजाक कर रहा था यार। सर इसके जाएगा ना पेपर का SMS घर पे, फिर बताऊंगा सजा किसको मिलती है। अरे और फिर फोन मेरे पास आएगा, इसके नंबर 1 क्यों आया, मैं बोलूँ पढ़ता ही नहीं है। मैं बोलूंगा एक्सेप्ट ही नहीं करूँ, पेपर टफ था, लोगों इतना आसान पेपर, लड्डू पेपर, उसमें फेल हो गया ये पार्टी कोई नहीं देता। पता क्या करता है, चिप्स के पैकेट खाता रहेगा, वो लाला खिलाता रहेगा, यही है भाई मेरे पास से खा लो, कोई बेट वेट की वो लिंक आनी है। ये मिटा रहा हूँ मैं और अगली कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ। आज मैं सुबह कालका जी पढ़ा रहा था, मेरी गाड़ी यूजुअली जहाँ खड़ी होती है वहीं खड़ी थी, तो एक मैडम और एक उनकी डॉटर, आई थिंक कॉलेज में ही रही होंगी डॉटर भी, वो आई नीचे और मुझे बोला सर बात करनी। मुझे लगा कि यार कोई एडमिशन के लिए होगा, मैं बाहर आया, सर 2 मिनट बात करनी। मैंने हाँ बोलो बोलो। बोले हमारा ना 3 दिन पहले डॉगी चोरी हो गया। मैंने कहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने उनकी बात थोड़ा पेशेंस से सुनी, इधर मेरी क्लास लेट हो रही थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं फिर भी सुनते हैं बात, अभी इंटरेस्टिंग है कुछ ना, डॉगी चोरी हो गया, ये मेरे पास क्यों आ रही है बात, ठीक है। तो मैं खड़ा उनकी डॉगी, सुनो सुनते रहे। मैंने कहा ठीक है मैडम आगे बताएं क्या हुआ फिर। तो मैडम ने बोला 3 दिन पहले डॉगी चोरी हुआ, एक्चुअली हमने उसको शाम को छोड़ दिया, वो भाग गया चेन वेन से खुल के जैसे भी था, और उसके बाद वो शाम को वापस नहीं आया। तो उसके बाद हमने अगले दिन कैमरास में चेक किया, तो डॉगी जहाँ जहाँ जाता है वो हमें ट्रेस मिला। जो आपकी गाड़ी HR 51 है, मैंने हाँ बिल्कुल है। तो जो आपकी उस शॉप के सामने वहाँ सोनी वर्ल्ड करके ना एक वो है, सोनी का प्रॉपर आउटलेट है, तो उनका कैमराज लगे, उनकी मैं आ रही हूँ गाड़ी मेरी, कह रहे एक स्कॉर्पियो है, उसमें किसी लड़के ने कुत्ते को उठाया और डाल दिया। अब मेरे पास भी व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो है और मेरी भी गाड़ी HR 51 नंबर है। मैंने कहा मैडम पूरा नंबर बताओ क्या था, कह रही नहीं वो ट्रेस नहीं हो पा रहा, एक्चुअली कैमरे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं कि सारे बस HR नजर आ रहा है। मैंने कहा मैडम ऐसे तो मैंने थोड़ा उठाया आपका कुत्ता, ठीक है जी। नहीं आई एम जस्ट कंफर्मिंग, मैंने तो कंफर्म भी कर रहे, तो मैं ऐसे थोड़ा बोल दूंगा कि मैं उठा के ले गया था, ठीक है। तो मैं पढ़ाते टाइम, चलो वो तो इंसिडेंस ओवर हो गया, मैं पढ़ाते टाइम सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार स्कॉर्पियो के लोग इस काम के लिए लेते हैं आजकल, कुत्ते उठा रहे हैं क्या। मैंने यार ये तो गाड़ी चेंज करनी पड़ जाएगी अब, ठीक है। बताओ कोई कितनी गलत इमेज है स्कॉर्पियो की गाड़ी के साथ यार, बताओ, ठीक है। मतलब ठीक है यार ये गलत गाड़ी है, पर यार हर स्कॉर्पियो वाला कुत्ते थोड़ा उठा रहा है यार, ये कैसे चल रहा है मतलब। तो मैं अभी तक सोच सोच के परेशान हूँ, और वो लेडी मुंह बना के गई थी, मुझे लग रहा है कि वो अगली चीज करेगी, FIR करेगी मेरे अगेंस्ट कि मैंने उसको ऐसे जवाब दिया, मैडम मैंने थोड़ा उठाया आपका कुत्ता। मैंने कहा पहले नंबर ट्रेस कर लो आप ढंग से, उसके बाद बात करो ना। मैं आप हर HR 51 वाले से नहीं बात कर सकते ना कि आपने कुत्ता उठाया है, व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो है। और मैंने कहा मैं कुत्ता उठाया करूंगा क्या, तो इतनी कीमती कुत्ते आते हैं कि उठाए जा सकते हैं, तो तुम में से किसी ने काम किया है? नहीं सर हमारे पास स्कॉर्पियो नहीं है। ठीक है भाई,
ये व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं, ये प्लेन है। अब हेडिंग नेक्स्ट क्या लिखी हुई है, डिस्टेंस, वेरियस डिस्टेंसेस इन अ प्लेन ना, ये हेडिंग है। ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, इसको हम प्लेन बोलते हैं। बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। इस पार्थ वापस आ जा। सर एक मिनट मार दे, बाद में पता नहीं शर्ट पूरी कर दूंगा। तेरे को छिपकली गिरी कभी? गिराऊं क्या वाली? सर जिस पे गिरती है ना वो बहुत अमीर और पैसे वाला होता है, ऐसा बोल रहे यार ये कहाँ से लाते हो तो वैसे ऐसी बात है यार। हैं। मेरे घर में यही बोल मेरे ऊपर तो 10-15 बार गिर चुकी, मैं तो आज तक वैसे इकट्ठे करता फिरता रहता हूँ। मैंने 2-3 बार गिर गया मगर नहीं हुआ, सही गिरी है। अच्छा मतलब तुम्हारा कहने का मतलब जहां जहां छिपकली है नीचे खड़े हो जाओ और उसको डंडा मारो, मिल गया ऊपर गिर। नहीं सर, मेरी दादी यही बोलती है। ठीक है कोई बात नहीं, यार रहने दो बेटा। ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए। तो क्या मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकता हूं? कैसे निकालता हूं उसमें बाद में बात करते हैं। अगर ये कोई पॉइंट है, और देखो ना थोड़ा और चीजों को सीखो। अगर ये कोई पॉइंट है x1 y1 और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, दैट स्ट्रेट लाइन इज व्हाट एक्चुअली ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो कहने की जरूरत नहीं, तो समझ में आती है बात। अब तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में कितनी टाइप की डिस्टेंसेस होती हैं? जवाब है इनफाइनाइट। ये सब कोर्स इनफाइनाइट। ये भी एक डिस्टेंस होगी, ये भी एक डिस्टेंस होगी, ये भी एक डिस्टेंस होगी। अच्छा लाइन का लेंथ कितना होता है? लाइन का लेंथ ही नहीं होता भाई साहब, लाइन का लेंथ इनफाइनाइट होता है। ये लाइन और आगे बढ़ जाएगी, ये लाइन और आगे बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये भी एक डिस्टेंस आएगी, ये भी एक डिस्टेंस आएगी। इन शॉर्ट अगर हम कोई फाइंड कर पाएंगे कभी जिंदगी में तो वो शॉर्टेस्ट होगी। वो कौन सी होगी? ये तो सिग्निफिकेंट है, बाकी तो भैया लाइन बढ़ रही है तो डिस्टेंस बढ़ रही है। तो और बताओ, एक तो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगी, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस नहीं बोलते बेटा, फिर तो ये भी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वेरी गुड, शॉर्टेस्ट हमेशा परपेंडिकुलर मेजर की जाती है। अगर मुझे इस दीवार तक पहुंचना है तो मैं कैसे जा सकता हूं? मैं इस दीवार पे इधर भी जा सकता हूं, इधर घूम घाम के आ सकता हूं। जबकि शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा? जहां आप खड़े हो वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आप बहुत जल्दी पहुंचोगे। ठीक है नहीं, यही एरोप्लेन का रूट होता है, इसीलिए प्लेन जल्दी पहुंचता है। प्लेन क्या करता है? आपकी डेस्टिनेशन तक क्या कैलकुलेट करता है? डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। जहां से भी वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता है, उसके बाद उसी डिस्टेंस के अलॉन्ग, उसी पाथ के अलॉन्ग वो चलता है। एनीवेज, तो हम पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये वाली डिस्टेंस कैसे फाइंड करेगा? शॉर्टेस्ट। तो ये याद रखना कि पॉइंट एंड लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट होगी। अच्छा 2 लाइनें पैरेलल हैं, हो सकती है नहीं? अब जब 2 लाइनें पैरेलल होंगी, मुझे एक बात और बता दो, कहते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहती है। अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कभी चेंज? अरे चलो चेंज नहीं होगा, बता दो डिस्टेंस क्या है। तो एक तीसरी टाइप की डिस्टेंस है। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? पहले तो मैं पढ़ाऊंगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फिर पढ़ाऊंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, फिर क्या पढ़ाऊंगा? डिस्टेंस बिटवीन 2, उसका टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, वेरियस डिस्टेंसेस इन प्लेन। ये प्लेन व्हाइट बोर्ड में सब कुछ डिस्टेंसेस है। लिखो पहला टॉपिक कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। होमवर्क अबे तो 10th में करके आ रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये भगवान, ये अरे नहीं, केस तो लिखो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये बना लेना, और डिस्टेंस का फॉर्मूला तो लिख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क कर लेना। 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क कर लेना। पता लग गया होगा क्यों? वो तो कुछ नहीं है, अप्लाई तो करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड पे आ जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? ये लो भाई, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और एक पॉइंट ले लेते हैं x1 y1। अच्छा पलक, ये सच है कि दुनिया में जितनी भी स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेप्ट देती हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0? बोर्ड पे ध्यान दें बच्चे, बड़ी खास चीज करा रहा हूं।
और कोई पॉइंट तुम्हारा मैंने पहले ही फिक्स कर रखा है x1 y1, आई वॉन्ट दिस डिस्टेंस, मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहता हूं, एम आई राइट? शॉर्टेस्ट है ना, परपेंडिकुलर निकालना चाह रहा हूं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कंस्ट्रक्शन को कर लो ना। तुम्हें पता है इस ट्राइंगल का एरिया जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, इस ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला हाफ इंटू बेस, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मैं निकाल लूंगा ना, ये वाला पॉइंट पता करता हूं भाई, चिंता मत कर। अरे ये पता है ना, अभी रिडक्शन नहीं कराई इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये क्या होता है इंटरसेप्ट, ये कौन होता है, बोल जल्दी से, इसकी रिडक्शन करके दे जल्दी समझे। इंटरसेप्ट फॉर्म में माइनस सी, तो माइनस सी से डिवाइड कर ले, ये कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन, वेरी गुड, वाई अपॉन इक्वल टू, पॉइंट बोल जल्दी से, ये कौन है, एक्स इंटरसेप्ट, माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो, ये बोल, डन, कोई कंफ्यूजन? तो जिस ट्राइंगल की तीनों वर्टेसेस आपको पता हो, तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो 10th क्लास वाले फॉर्मूले से, है ना? कौन सा वाला, हाफ मॉड, वेरी गुड, x1, वेरी गुड ना, वो मैं लिख तो करूंगा, अभी करूंगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल में दोबारा निकाल सकता हूं हाफ बेस इनटू हाइट से। अच्छा, दो एरिया अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे, सेम आएंगे, तो उससे हाइट निकल आएगी ना, ये वाली इसका फॉर्मूला निकल आएगा। चाहो तो फॉर्मूला मैं सीधे लिख देता हूँ, चाहो तो मैं ड्राइव कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसा मैच मिल जाए तो बस बर्बाद है मैथ्स, और क्या। जिसको सीधे पढ़ने में ज्यादा शौक है वो तो पढ़ लिया मैथ्स। कहां से आया, ये होता है फॉर्मूला, अब समझ में आ गई? कर दूं? ठीक है भाई, यहां रहने दो, जल्दी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। कुछ ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी ना है, डरते रहते तुम क्या। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बोलो, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस, सही है, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, चलो शुरू हो जाओ, हाफ x1, अगर x1 इसे बोल रहे हो तो इसको बोल देते हैं y2, तो y2 कितना हो गया 0, और y3 कितना हो गया प्लस c बाई बी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ले लेते हैं x2, तो x2 इसको बोलना पड़ेगा मजबूरी में, अब माइनस सी बाई ए, y3 ए रहा, माइनस सी बाई बी अपॉन बोलो कितना, ये माइनस y1, अच्छा प्लस x3 बोलो। अभी x1 इसको बोला था, x2 इसको बोला था, तो x3 ऑटोमेटिकली ये हुआ, तो 0 इंटू जो भी था, क्या फर्क पड़ता है? ये बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया ना, टूटा फूटा ही सही, आ तो कुछ गया है तुम्हारे पास। सी x1 बाई कितना b, ब्रैकेट खोल दो, प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस CY1 अपॉन ए, रखो संभाल के इक्वेशन नंबर 1 बना के ना। अभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल दोबारा निकालने जा रहे हैं, बट दिस टाइम अप्रोच विल बी डिफरेंट। अप्रोच है हाफ बेस इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी हाफ बेस, बेस कौन है, इसका नाम रख लो, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, तो हाफ PR यानी कि बेस PR है, और हाइट है तुम्हारी ये S, कर लो इसको PS। अभी हाफ तो ठीक है, PR कितना आएगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, माइनस, हाँ बेटे, अच्छा अच्छा RQ, हाँ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला माइनस सी बाई ए में से 0 गया, कुछ नहीं, माइनस सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई, और फिर उसके बाद 0 में से ये गया सी स्क्वायर बाई कितना, वेरी गुड। और ये PS बताओ, PS तो D है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेट कर दूं, दोनों एक ही ट्राइंगल की बात चल रही है, तो ये आ गया तेरे पास हाफ इंटू, ये आ गया सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू डी, किसके इक्वल, ये आ गया तेरे पास हाफ मॉड सी अपॉन बी x1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस CY1 अपॉन ए। अच्छा एक बात बताओ, सी स्क्वायर कॉमन आता है अंदर से, स्क्वायर रूट लेके, हाफ से हाफ तो यहीं कट गया, सी स्क्वायर कॉमन लेके बाहर, स्क्वायर रूट से अंदर क्या रह गया, रूट ऑफ
1/a² प्लस 1/b² इंटू डी, और यहाँ से c कॉमन आता है, c कॉमन आ गया, खत्म। तो इधर इसको भी c को ले आओ, तो ये x1 बाई कितना b प्लस c अपॉन, अच्छा कॉमन अपॉन में नहीं और कुछ कॉमन नहीं है, c अपॉन कितना ab प्लस c y1 ना, c तो है ही नहीं अब बाई a, ये वाला c भी गया। तो इसको अगर मैं लिखूं एलसीएम लेके तो कितना लिखूंगा, √a² अपॉन ab। ये ab कैसे हो गया, एनीवन, a² प्लस b² का स्क्वायर रूट ab, और इधर आ जाएगा इंटू में d तो है ही है, इधर भी लेना एलसीएम, एलसीएम ले लिया तो ab एलसीएम, तो a पहुंच गया यहाँ ax1 c प्लस by1, ab से ab गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला दिखा या नहीं दिखा, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, मॉड है, कहीं जगह दिख रही तुमको, यहाँ ले रही ना, अभी बोलो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। ये abc इंसान कहां से लाएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में से, और ये x1 y1 कहां से उठाए जाएंगे, जिस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। इधर देखो, अरे अब काम की चीज सुनो, सबसे काम की चीज तो अब आ रही है। मान लो पॉइंट है 2,3 और मान लो लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है कितना भाई, बोलो फॉर्मूला देख के बोलो, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, ये रहा x1, ये रहा y1। शॉर्टकट में बताओ डिस्टेंस क्या होता है, a यानी कि 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 7 तो 7 ही आएगा, अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 और 6 18 और 7 25 बाई 5, 5 से 5 कट गया, हाउ इजी है ना। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है कि आप डेरिवेशन कॉपी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये आपको ऑप्शन दिया। तो ये स्केच बना के, इनफैक्ट स्केच क्या बनाना, ये वाला जिसको डेरिवेशन कॉपी नहीं करनी वो ये स्केच बनाएगा अपनी कॉपी में, x1 y1 अपॉन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया d, और वो ये हो गया। और जो डेरिवेशन कॉपी कर रहा है वो तो फिर तो वो तो तमीज वाला स्केच कॉपी करे, उसके बाद तो ये है शायद। अच्छा एक काम कर, इन दैट केस याद रखियो, c² का स्क्वायर रूट भी मॉड c होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद में आंसर नेगेटिव नहीं आता। ये बात लाइफ में याद रखना कि स्क्वायर रूट ऑफ x² कभी x नहीं होता, मॉड x होता है, ठीक है ना। इसलिए मॉड c से मॉड c काटा, आप ऐसे कह सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था ना भाई, z1 इंटू z2 का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ, तो इंटू में मॉडुलस अलग किए जा सकते हैं ना, तो ऐसे कर लो। क्वेश्चन नंबर बता दे बेटा। बेसिक से क्वेश्चन इसमें क्या कराऊं, मेरे को तो लगता है होमवर्क दे देने चाहिए सारे उठा के। तो एक काम कर, क्वेश्चन नंबर 2 का एक तो ए पार्ट टिक कर, एक ई टिक कर, ई एक ए एक ई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, 7th का ए पार्ट करो, ये करो। क्या फिर से क्या क्वेश्चंस, पर तू पागल है, पहले नहीं सुनता मेरी बात में। सेकंड का ए और ई लिख लो। कि भाई डेरिवेशन जरूर कॉपी कर लेना जिसको थोड़ा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कोई पागल नहीं है, डेरिवेशन कोई नहीं देता इसकी। दिए किसी को स्कूल में? जब स्टार्ट हो भी जाएगा तो तब भी
देखना तुम्हें किस तूफान से उड़ाते हैं इसको चैप्टर को। स्ट्रेट लाइन कराए बिना स्ट्रेंज। नहीं नहीं वो तो ठीक है, कोनिक सेक्शन करा लो अच्छी बात है, पर बिना स्ट्रेट लाइन शुरू कराए कैसे करा दोगे? स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन में अच्छे कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रेट लाइन पे आके रुक रहे हैं। स्ट्रेट लाइन जो कोनिक सेक्शन का डायरेक्ट्रिक्स होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और बिना स्ट्रेट लाइन के आप फंडे के आगे बढ़ ही नहीं सकते। बात यही खत्म हो गई ना, डायरेक्ट्रिक्स एक्सेस ये सब सीधी लाइनें हैं, वहां करेंगे ना इसलिए। हाँ एक्स एंड वाई के ना, ए बी सी कोफिशिएंट्स है ना लाइन के, और x1 y1 पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमें इसमें रिडक्शन करने की कुछ नहीं करने होगी ना, ये तो मैंने डेरिवेशन कराई है तुम्हें। ठंड लग रही है? एक तो तेरे को ठंड लगने लग जाती है, शायद 24 ही तो आई है, इसको क्या करूंगा 28 कर दूं अब? सबसे सीधा हवा पड़ रही है। खुशी मैथ्स में कॉपी थोड़ी बड़ी यूज़ किया कर, थोड़ी वाइड हो। मैं सर 3-4 कर लेती हूँ तो सर 700। छोटे छोटे में ना, वैसे तो तेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। अभी जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की, प्लीज अगली क्लास मेरी फ्राइडे, उससे पहले पहले वेंसडे वाला दिन ऐसा खाली होता है सारा दिन ये सेंटर, और ट्यूसडे वाले दिन सर से बात कर लेना। अगर कल देखनी हो तो वीडियो लेक्चर देखो जो क्लास तुमने मिस की है, वरना बर्बाद हो तुम बेटा, समझ नहीं आएगी तुम्हें आगे चैप्टर बिल्कुल भी नहीं। तेरे को नहीं कह रहा हूँ जिसने फ्राइडे वाली क्लास छोड़ी है, तू तो वैसे भी इतना तो जानता ही है। हाँ हाँ मतलब हो चुकी इन द सेंस नहीं हो चुका, अच्छी बात है। जिसने अभी भी नहीं देखा वो देख लेना लाके ना, पर वीडियो लेक्चर में थोड़ा बार बार, तो जितनी बार देखो उतनी बार उसमें क्या दिक्कत है। जो भी क्लास में से होती शमित तो देख ले, जो ही देख ले तो नहीं। 2 लेक्चर, तीसरा लेक्चर है स्ट्रेट लाइन का ये। हाँ तो फ्राइडे वाला देख लियो। एक रिमार्क लिखो भाई इसके आगे, ये जितने सवाल कर रहे हैं वो भी सुनो। इसके आगे एक रिमार्क लिखो, मान लो मुझे ओरिजिन की डिस्टेंस निकालनी है। भाई प्यारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो ना, एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, सीख लो। नया फॉर्मूला आ गया। मान लो ओरिजिन स्ट्रेट लाइन की, क्या ध्यान दो भाई, मान लो मुझे ओरिजिन की डिस्टेंस निकालनी है लाइन से, तो ये तो पी आएगी ना, तो बड़ा बड़ा सा कॉन्सेप्ट है। और पी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी रिडक्शन में सिखाया था, याद करो, अभी रिडक्शन में सिखाया था, सी अपॉन, याद करो क्या आया था, हाँ सी अपॉन रूट ऑफ, वो बात अलग है, वो प्लस माइनस हमने कुछ करके एडजस्ट कर रखा था, लेकिन बात तो यही है ना, शक्ल तो यही आती है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो क्या होगा, x1 की जगह क्या आ जाएगा 0, x1 की जगह 0 तो आएगा ही नहीं ना, ये वाला टर्म ही नहीं सर्वाइव करेगा। y1 की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये वाला टर्म सर्वाइव नहीं करेगा। आंसर बोलो क्या आएगा। तो इसको एज अ शॉर्टकट याद किया जा सकता है ना, किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना ये आएगा, ओरिजिन का डिस्टेंस निकालना, डायरेक्ट बोलो सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। कर लो कॉपी ये रिमार्क ना, और उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं।
चलो भाई शुरू कर रहे हैं ना, क्वेश्चन शुरू करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन दी हुई है 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और पॉइंट दे रखा है -2, -1। तो ये तुम्हारा a है, ये b है, ये c है, ये x1 है, ये y1 है। लगाओ फॉर्मूला और डिस्टेंस बताओ फटाफट। ax1 by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी a क्या है 4 इंटू में -2, b क्या है 3 इंटू में -1 और c क्या है -5 डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया -8 -3 -5 डिवाइड बाई 5 -16/5। मॉड के अंदर माइनस साइन सर्वाइव नहीं करता, डिस्टेंस आ गई 16/5। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था इसका, ई पार्ट। ई पार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेट लाइन अपनी जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो आप पहले तो 0y लिखो और 14 को इधर लाओ। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -14 है। और पॉइंट कौन है, पॉइंट है 2,5। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आता ही है। शुरू हो जाओ। a का उतना है 3 इंटू 2 0 इंटू 5 -14 और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0। डिस्टेंस आ गया 6 -4 14 सॉरी, और 9 का स्क्वायर रूट 3। 14 में से 6 गया -8 बाई 3। -8 बाई 3 का मतलब 8 बाई 3, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव साइन सर्वाइव नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अगला क्वेश्चन शायद मैंने तुमको दिया है, कौन सा, हाँ 6 का ए पार्ट। Sixth question A part. Find the distance of the point of intersection. Find the distance of the point of intersection of the line this. ये कोई लाइन 1 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 21, और ये लाइन 2 है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -11, और ये कोई लाइन 3 है। लाइन 3 की इक्वेशन दे रखी है 8x प्लस 6y प्लस इक्वल टू -5। अब सुनो करना क्या है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइनों का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के दिखाओ इस लाइन से। मेरे ख्याल से बहुत आसान सवाल है। मैंने तुम्हें a दे दिया है, b दे दिया है और c भी दे ही दिया है, +5 इधर लिख लो। लेकिन क्या नहीं दिया, गेस व्हाट, क्या नहीं दिया, मैंने तुम्हें x1 y1 नहीं दिया। अरे वो भी आ जाएगा ना। इन दोनों को 10th क्लास कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। अगर किसी ने सॉल्व कर दिया तो डायरेक्टली बता दो यार। 3,5 आ गया, लिख देता हूं ना ब्रैकेट में, ऑन सॉल्विंग L1 एंड L2। तो बताओ डिस्टेंस क्या आएगी, 3 इंटू में 8, 5 इंटू में 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऊपर आ गया 24, 30, 5 और डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 30 और 20 50, 59/10 यानी कि 5 पॉइंट, ठीक है अच्छी बात है। 5.9 भी वही चीज़ होती है, मतलब ऐसे ही आया मैंने लिख दिया 5.9, ठीक है। अगला सवाल कौन सा था, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाँ भाई, मॉड के अंदर अननोन नंबर आना मतलब
दो बार ना, दो केस बनाना है बस, यही है इसके अंदर खास बात। मॉड के अंदर अननोन नंबर आने का मतलब ये है कि एक बार प्लस में लेना पड़ेगा और एक बार माइनस में। सर इसमें सिर्फ हमें x की वैल्यू बतानी है, पॉइंट बताना है कि एक्स बताना है। व्हाट आर द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट बताना है ना, तो पॉइंट का मतलब एक्स कॉमा जीरो। एक जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, जैसे एक परपेंडिकुलर बन रहा है, उसी सेम पॉइंट का यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, उसका दूसरा पॉइंट भी तो परपेंडिकुलर बन रहा है। मतलब तो जैसे ये कोई पॉइंट है, इसके लिए ऐसे परपेंडिकुलर बना, तो ये यहाँ पे भी कुछ परपेंडिकुलर बना। अपोजिट साइड होगा। हाँ मतलब ऑपोजिट। हाँ, इधर कैसे हो जाएगा यहाँ दो आंसर जैसे आ रहे हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे आएंगे। आ तो गए, लेकिन फिगर में वैसे समझ नहीं आ मैं ज्योमेट्रिकली समझा दूंगा अभी, ठीक है। ये कॉपी कर लिया अभी सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी समझाता हूँ ज्योमेट्रिकली क्या कहानी है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, व्हाट आर द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट कैसा होगा, कैसा होगा मतलब x, 0 जैसा होगा। कहता है एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट है जिनसे ये डिस्टेंस, ये लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना कैरी कर रही है, 4। अब ये लाइन कौन सी ले रखी है, 4x + 3y - 12 = 0, और ये डिस्टेंस पहले से ही दे रखा है उसने 4। ठीक है ना यार, a ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, और डिस्टेंस का फॉर्मूला सुनाओ। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया ax1 by1 + c / √a² प्लस कितना, b²। a की वैल्यू कितनी है, 4, x की वैल्यू x ही है और डिस्टेंस 4 दे रखी है पहले से। b की वैल्यू कितनी है, 3, और y1 की वैल्यू कितनी है, 0, c की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ये आ गया 4x - 12 / 5, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 20 = 4x - 12। क्योंकि ये मॉड में है और मॉड हटाते ही क्या होता है, मॉड हटाते ही अननोन नंबर के साथ, तो अननोन नंबर के साथ मॉड प्लस माइनस देता है, तो एक बार इसको प्लस में लो और एक बार इसको माइनस में लो, तो 4x - 12 = 20 और 4x - 12 = -20, तो 4x = 32 और x = 8। पॉइंट में भी 8, 0, और अगर 4x = -8 तो x की वैल्यू -2, पॉइंट में भी -2, 0। अब रुको, खुशी और ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन सुनो भाई। खुशी का एक काउंटर क्वेश्चन है कि आपके पास 2 पॉइंट आए तो 2 कैसे हो सकते हैं पॉइंट ना, वो समझा देते हैं। आप एक काम करो, इस लाइन का प्रॉपर फॉर्म जनरेट, मतलब प्रॉपर प्लॉटिंग करो। एक बार इसमें x0 पुट करना भाई इस लाइन में। अरे इंटरसेप्ट निकालने का तरीका रिडक्शन नहीं होता, एक तरीका और भी होता है। x को 0 पुट कर दो तो y4, x0 यहां कहीं होगा y4, और दूसरा आ गया 3, 4। इन दोनों 3, 0, अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो लाइन आ गई। अब 8, 0 तो यहां कहीं होगा, 8, 0, ये वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी कैरी कर रहा है। अरे यहां नहीं होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, यहां होगा, यहां ये डिस्टेंस 4 कैरी कर रहा है। और दूसरा क्या आया था बेटा अपना पॉइंट, -2, 0, -2, 0 ये है, और इससे ये डिस्टेंस क्या कैरी कर रहा है ना, 4। ये है जी, ये एक्चुअल स्केच है। तो सच में 2 पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, 2 पॉइंट है, एक 8, 0
और एक -2,0। ये एग्जाम में जस्टिफाई नहीं करके आना है, तो उसका क्वेश्चन था, तुमने जवाब दिया। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा ऐसे बताओ, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा? अगर यही सवाल में पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पूछता तो सवाल 0,y ना, बस बात खत्म करना है इसी तरीके से। फिर मॉड के अंदर एक अननोन नंबर फंसेगा, प्लस माइनस लेना है। ठीक है जी, चलिए इसे कॉपी करो। और ब्रेक क्यों? अबे एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अरे ब्रेक के बाद अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा ना, मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाने दे बस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सब 2-1 कराऊंगा बस, उसके छोड़ ब्रेक करूंगा। अबे यार 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, सुन लो फटाफट। तुमको पता जो मैंने कह दिया करके तो मानूंगा, तुम सुन लिया करो ना फटाफट। देख लो, पढ़ लो बेटा, नीचे ठक ठक की आवाज आ रही है, नहीं तो यही काम करने पड़ेंगे। ठीक है नहीं, अब इतना लाइव तुम्हें भगवान दिखाता रहता है, उसके बाद भी तुम पढ़ते नहीं। ब्रेक चाहिए तुमको है? नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। वहां बैठ जाना जयेश के पास, पीछे दीवार ढूंढ रहे तू, सीट खाली तो है, वहां चला जा। ये इतनी देर से परेशान हो रहा है यार, मैं कहाँ फंस गया, कहाँ बैठ गया मैं आज। ये प्रॉब्लम तो मेरी आती है। ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग और द लास्ट हेडिंग है ना, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट पे, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? वेरियस डिस्टेंसेस इन अ प्लेन। किसी एक प्लेन में कितने टाइप के डिस्टेंसेस हैं वो सब मेजर कर डाले हमने। अभी रह गया पैरेलल लाइंस ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये बताओ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, लाइन 1 और ये लाइन 2। अच्छा ये पहले से ही पता है कि लाइन 1 पैरेलल होगी किसके? अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा कि पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट स्लोप सेम होते हैं। क्या कोई बता सकता है कि इसका स्लोप क्या है, इस लाइन 1 का स्लोप क्या है? इसका ये अपनी ना खोपड़ी में रखना जो तुम बोले अभी, -a1 अपॉन, यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन स्लोप तो सुनो, अगर स्लोप -a1/b1 ही लेना है तो मुझे पता है क्या होगी। वेरी गुड, इस लाइन की इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1, मत कर देना, इससे तो सेम लाइन हो जाएगी। अच्छा सेम लाइन का भी स्लोप सेम होता है ना, ओवरलैपिंग लाइन का भी, लेकिन अपने को ओवरलैपिंग लाइन डिस्कस। तो एक काम करो, इसका कांस्टेंट अलग कर दो c1 और उसका कांस्टेंट कर दो डिस्कस। तो एक काम करो ना, हटाओ इसको, a1 b1 हटा दो, इसका स्लोप क्या आएगा -a/b, तो उसका स्लोप भी -a/b। इसका कांस्टेंट c1, उसका कांस्टेंट, इनके बीच में क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, मुझे कहीं भी खड़े होकर डिस्टेंस मेजर करूंगा सेम आएगी ना बार बार। तो मान लो मैं खड़ा हो गया, और मैं खड़ा हो गया बेटा x1 y1 पे आके, किस पे खड़ा हो गया जी मैं? मुझे नहीं आती पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी, सच बताऊं मुझे आता है पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस मेजर करना, मैं वही करूंगा अभी भी। ये बताओ डिस्टेंस क्या आया इस पॉइंट का इस लाइन से, अभी लो। हाँ ax1 by1 प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? तो ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये उन इनफाइनाइट में से कोई? ये तो तुम्हें हर बार निकालना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा बताओ जिसमें पॉइंट का रोल ही ना हो। हाँ तो अभी सुनाता हूं। ऑल्सो भाई एक बात बताओ, क्या x1 y1, सोच के बताना, लाइज ऑन ax प्लस by प्लस c2 था या नहीं था?
सोच लो मैंने क्या लिखा, क्या ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है? अबे लाई करता है ना, तभी तो पॉइंट लिया था उसके ऊपर। यानी ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? गारंटेड करेगा। तो कितना आएगा बोलना जरा। एक्स की जगह क्या पटक दो? x1, y की जगह क्या? अरे कुछ निकल के आया तुम्हारे लिए। ax1 by1 किसके इक्वल आया? इतना हिस्सा जो बार बार तंग कर रहा है, जो बार बार तुम्हें कहां तंग कर रहा है? सर पॉइंट बताओ, पॉइंट बताओ, जबकि मैं पैरेलल लाइंस के बीच में पॉइंट का डिस्कशन ही नहीं करना चाहता। इतना हिस्सा किससे रिप्लेस हो जाएगा? फॉर्मूला बता दो बेटा, नया वाला है ना, नया लेटेस्ट फॉर्मूला, ये तो आउटडेटेड है। -c2 प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ कितना? इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं। सुंदर कैसे बनाएं? c1 पहले लिख लेते हैं। अरे c1 पहले लिख लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा देखने में अच्छा सा लगता है ना, फील अच्छा आता है। अब बताओ भाई, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, दोनों के कांस्टेंट्स को माइनस कर लो, बाई क्या कर लो, है ना। 2 मिनट चाहिए बेटा, बस घड़ी में देख लो, 2 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। 8th क्वेश्चन प्लीज, फास्ट बोर्ड पे ध्यान देना। लाइन 1 की इक्वेशन क्या है बच्चे? बोर्ड पे ध्यान दो, फॉर्मूला रटवाना नहीं है, पहले समझ लो क्या है क्या। हाँ भाई, लाइन 1 की इक्वेशन क्या है? 9x प्लस 40y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये c1 हो गया भाई। और लाइन 2 की इक्वेशन 9x प्लस 40y प्लस 103 इक्वल टू 0, ये कौन हो गया? c2। a कौन है? 9, b कौन है? आंसर बता दो, डिस्टेंस बिटवीन ना। तो c1 माइनस c2 बाई रूट ऑफ a² प्लस, फॉर्मूला बोलो, c1 कितना? 120 c1 है -20, c2 कितना है? c2 है 103 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर 81, 41 आएगा। सही है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास -123 डिवाइडेड बाई 41 का स्क्वायर रूट, मॉड है ही। आंसर बोलो। तुम तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाना है, इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर नोट करो, वो है तुम्हारा डी। कर लो, डी कर ले और बी कर ले, बी और डी। स्तुति क्यों गायब चल रही है? अच्छा, हैप्पी बर्थडे उसका। सर आपने पार्टी कर दी है? यार मैं दे दूंगा ना पार्टी, क्यों टेंशन ले रहा हो है? गया सर। दूंगा, इसी साल दूंगा। 2017 मैं चिल्ड्रंस डे का वेट कर रहा हूँ एक्चुअली वैसे। हाँ सही है, डबल पार्टी एक पार्टी में। ठीक है जी, उस दिन बताता रहूँगा। देखो ये समोसा जो है उस पार्टी का है, ये जो पेस्ट्री है ये उस पार्टी की है। तो टोटल आइटम्स गिनवा के बोलूँ, सारी पार्टी खत्म। अभी तुमको 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए मैंने, एक बी और डी। भाई ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बनता है? अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं तो उससे कोई याद करने का हिंट थोड़ा मिलता है, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो याद कर रहे हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। डायरेक्ट याद करने में थोड़ी दिक्कत है, मेरे साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी चक्कर में मेरे एसएसटी में नंबर नहीं आते थे। ठीक है जी, वो कहते थे ये होता था, मैंने कहा भी दिखाओ, अब गांधी जी कहाँ से लाएंगे? अब वही वाली बात है ना, मेरे तो हिस्ट्री में कभी नंबर इसलिए नहीं आए। हिस्ट्री ज्योग्राफी भाई साहब पता नहीं भगवान जाने क्या चीज़ें थी। 45 नंबर का अटेम्प्ट करके आया था मैं, और पूरे 45 नंबर आए थे मेरे।
इसके अलावा पूरा पेपर ही एसएसटी का छोड़ के आया था मैं बोर्ड्स में। आउट ऑफ 100 45 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 45 पूरे आए। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ एसएसटी मेरे 100% नंबर थे। ठीक है जी, वो बात पूछ लेते हैं कितने, मतलब मार्कशीट देख लेते, तू तो कह रहा था भाई तेरे 100% है, तो 45 मैंने हाथ अटेम्प्ट इतने का किया था भाई। भगवान जाने कहाँ से क्या बनाए। मैं तो इस सब्जेक्ट के साथ मेरा ऐसा रहा है कि मैं कभी रात को रोया भी हूँ इसको लेके बैठे, मैंने क्या बकवास है यार ये, इसको याद करना बड़ा भारी काम है। टीचर ने पता नहीं कितनी बार धोया है मैप के चक्कर में, ये यहाँ होता है, मैंने पता नहीं कहाँ है, मैंने कौन सा देखा है। ठीक है जी, वो नहीं होती, प्लॉट करो। ठीक है जी, बी पार्ट देखो। लाइन 1 3x minus 4y plus 9 equal to 0, and line 2 6x minus 8y minus 15 equal to 0। बोला कि कैसे पता लगे कि लाइंस पैरेलल हैं? अरे वो शॉर्टकट दिया था तो a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c। अरे क्वेश्चन को मारो गोली। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग निकली, खुशी इधर देख, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग निकली तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा और लॉन्गेस्ट कोई जिंदगी में फाइंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज लाइंस आर ऑलवेज एक्सटेंडेबल पाथ। समझ में आया? तो मुझे कैसे पता? इसका मतलब कभी लाइफ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए, इसका मतलब या तो लाइंस ओवरलैपिंग है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए, लाइंस के बीच में डिस्टेंस 0 आ जाए, या तो वो ओवरलैपिंग है या वो इंटरसेक्टिंग है। समझ में आया? ये भी फंडे हैं भैया लाइफ में, तो समझा करो बात को। अच्छा फिलहाल जल्दी से बताओ ये पैरेलल कैसे है? a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। और सस्ता तरीका सुनो, A equal to A। स्लोप सेम है। अरे स्लोप सेम तो ओवरलैपिंग लाइंस के भी आते हैं। अरे इसका C तो अलग है ना। हाँ तो सबसे बेस्ट तरीका स्लोप कभी भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ओवरलैपिंग लाइंस का भी स्लोप सेम देखेगा। अब आ जाओ जल्दी से, 3/6 कितना आएगा? 1/2। -4 -8 भी आएगा 1/2, मतलब अब तक बराबर चल रहा है। और +9 और -15 नहीं बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू। समझ आया बच्चे? अब मानते हो जो असाइनमेंट में तुमको ऑर्डर दिया गया है पढ़ाने का, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। पढ़ाया था, याद करो ये सब ना। इट्स नॉट RD शर्मा, कहीं से कुछ भी कूद के आ जाता है। अरे लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। अरे सेम नहीं तो क्या करूं? इसको क्या करूं? दुखी आत्मा डिवाइड किया करो। बताता हूं बेटे, यहां 19 है, यहां 23 है, और यहां 38 है, और यहां 56। अब समझ में आई? इंसान डिवाइड कर ले कैलकुलेशन कम हो जाती है, और मल्टीप्लाई कर दे कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो बढ़ा रहे क्यों है? डिवाइड करो, इधर 2 से डिवाइड कर लो इसको। 3x - 4y - 15y2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू बोलो 3, b की वैल्यू -4, और c1 की वैल्यू 9, और c2 की वैल्यू -15/2। तो बस डिस्टेंस निकाल दो। 9 माइनस ऑफ -15/2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, तो डिस्टेंस आ गया 9 दूनी 18 और 15 33/2 इंटू 1/5, यानी कि डिस्टेंस आ गया 33/10। सही है? यानी कि 3.3। अगला क्वेश्चन। हो गया सर। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको बराबर बनाने का पाथ बता रहा हूं। हाँ भाई, इनकी तो जनता ही उड़ी पड़ी है। देखो 3/4, 15 को 20 से डिवाइड करेंगे, ये भी 3/4, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, बराबर नहीं आ रहा। पैरेलल तो ये है, लेकिन दोनों की शक्लें बदली हुई हैं। क्या करूं? इसको 3 से डिवाइड कर लो, और इसको 4 से डिवाइड कर लो, बस खत्म। a की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू, c1 है 3 और c2 कितना है? दैट्स इट, ये आपका आंसर। ठीक है जी।
वैसे तो थोड़ा सा ही टाइम बचा है, पढ़ लो नॉन स्टॉप यार। नो सर, थैंक यू सर। नहीं सर, कितना टाइम हुआ है? 8:20 अब तो 8:20 तो यार क्या 10 मिनट भी नहीं बचे अब तो क्लास को। क्या? ऐसा सोच के पढ़ो ना। नहीं चलो 8:20 8:30 क्लास शुरू करूंगा, दे दिया 10 मिनट का ब्रेक।